गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 63 है यूपीपीएससी पीसीएस के लिए और वर्ष 2023 के लिए सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। ठीक है, 3 दिन से जो है कोई भी टेस्ट अपलोड नहीं हुआ है कुछ कारणवश, लेकिन अब कंटिन्यू रहेगा। तो इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 63 पर पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और इस सीरीज़ की आप फुल पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, इसमें करंट और जीएस के प्रश्नों को ऐड किया गया हमेशा की तरह। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए लकी बिल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है, सभी को पता होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए लकी बिल नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है किसने? केरल राज्य सरकार ने। तो 16 अगस्त 2022 को केरल ने जीएसटी कर संकलन में कर चोरी को रोकने के लिए लकी बिल नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और केरल जो है इस तरह की एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, लकी बिल एप्लीकेशन के बारे में जाने तो इसे केरल के राज्य माल और सेवा कर विभाग के द्वारा विकसित किया गया है और इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। और डिजिटल विश्वविद्यालय केरल के द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया है और इसमें उपभोक्ताओं को कर चोरी रोकने के लिए चालान अपलोड करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिए नागरिकों को खरीदारी करने पर बिल मांगने के लिए प्रेरित किया जाता है, ठीक है, दुकानदार से। और ऐसा करने पर उन्हें पुरस्कृत करने के लिए 25 लाख रुपए तक के नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे और अपने बिल अपलोड करने वाले खरीदारों में से चुने गए विजेताओं के लिए सालाना 5 करोड़ के पुरस्कार की पेशकश की जाएगी। ठीक है, और आवेदन जो है यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि कराधान नियमों की कड़ाई से पालन किया जाता है। दूसरा प्रश्न, 21 से 23 अगस्त 2022 के मध्य 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 कहाँ आयोजित हुई? यह आयोजित हुई है कहाँ पर बताइए? नई दिल्ली, देहरादून, ग्वालियर या वाराणसी? ग्वालियर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 21 से 23 अगस्त 2022 के मध्य आयोजित की गई। इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। तीसरा प्रश्न भी करंट अफेयर्स का ही है। 22 से 28 अगस्त 2022 के मध्य यानी कल तक, आज 27 अगस्त है, सिल्क मार्ग एक्सपो 2022 का आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है? आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। तो सिल्क मार्ग एक्सपो 2022 नई दिल्ली में 22 से 28 अगस्त 2022 तक कपड़ा मंत्रालय के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है इसका? रेशम उपभोक्ताओं के साथ सभी हितधारकों के मूल्य आधारित श्रृंखला को बनाए रखना। एक पुस्तक है करंट की, लॉकडाउन लिरिक्स, किसने लिखी है ये? लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? संयुक्ता दास ने। ऑप्शन नंबर बी। तो अगस्त 2022 में ओडिशा के मुख्यमंत्री जो हैं नवीन पटनायक, उन्होंने जो है लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक लिखी है संयुक्ता दास ने, अंग्रेजी भाषा में है पुस्तक और इसका प्रकाशन किया है आयर्स प्रेस नई दिल्ली के द्वारा। देखिए, यह जो पुस्तक है वो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान अनुभव और परेशानियों पर लिखी गई कविताओं का संग्रह है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप यूपीपीसीएस और आरओ की पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं, जो मिलेगी आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। ये 5वां प्रश्न है हिस्ट्री का यानी जीएस का। निम्नलिखित को सुमेलित करना। यह है रचनाएं, यह है रचनाकार, तो मिलान कर दीजिए इनका। कामसूत्र किसने लिखी है? शिशुपाल वध किसकी? स्वप्नवासवदत्तम पे कई बार चर्चा हमने की है। कीर्ति कौमुदी भी आपने टेस्ट सीरीज में देखा होगा कई बार। वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र, सभी को पता होगा। ठीक है, पहले का दूसरा हो गया। और कीर्ति कौमुदी है सोमेश्वर की रचना। स्वप्नवासवदत्तम भास की है और शिशुपाल वध माघ की है। तो पहले का हो गया दूसरा और कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर यानी डी का हो गया तीसरा।
पहले का दूसरा और डी का तीसरा, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो कामसूत्र जो रचना है वो वात्स्यायन की है, ठीक है। शिशुपाल वध माघ की है, स्वप्नवास वध तंभास और कीर्ति कौमुदी है सोमेश्वर की। ये मैच करने के लिए पूछ ली जाती हैं रचनाएं, यूपी पीसीएस में भी, आरओ एआरओ में भी और यूपीएससी सिविल सेवा में भी। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? यह है भक्त कवयित्री और यह उनसे संबंधित क्षेत्र जहाँ से उनका संबंध है। अंडाल तमिल क्षेत्र, लालदह कश्मीर क्षेत्र, मीराबाई हो गई केरल तमिलनाडु की और सावित्रीबाई फुले हो गई महाराष्ट्र क्षेत्र की। इसमें से एक सुमेलित नहीं है कोई, क्योंकि 3 सही सुमेलित हैं, इसी को ढूंढना है। देखिए जो अंडाल कवयित्री हैं वो तमिल क्षेत्र सही है, लालदह कश्मीर क्षेत्र सही है, सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र क्षेत्र सही है। मीराबाई दक्षिण भारत की नहीं है, ठीक है। मीराबाई का संबंध था पश्चिमी भारत से, यानी गुजरात राजस्थान वाला एरिया। तो सी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, सुमेलित नहीं है। तो यह है भक्त कवयित्री, रचना काल इनका और यह इनके क्षेत्र संबंधित क्षेत्र। सावित्रीबाई फुले 1831 से 1897 के बीच में महाराष्ट्र क्षेत्र से। मीराबाई हो गई 1498 से 1557 राजस्थान गुजरात से, ना कि केरल कर्नाटक से और ना कि केरल तमिलनाडु से। लालदह हो गई 1320 से 1384 कश्मीर क्षेत्र से और अंडाल हो गए 6वीं शताब्दी ईस्वी से तमिल क्षेत्र से। तो सी वाला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है यहाँ पर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। उपहार कर, संपदा शुल्क, संपत्ति पर वार्षिक कर किस प्रकार के कर के अंतर्गत आते हैं? ये बताइए। व्यक्तिगत आय कर है या पूंजी पर कर है, निगम कर है या मूल्य संवर्धन कर है? इनको समाप्त कर दिया गया है वैसे अब। यह है पूंजी पर कर, ऑप्शन नंबर सी। तो संपदा शुल्क, उपहार कर, संपत्ति पर वार्षिक कर, पूंजी पर कर के अंतर्गत आने वाले कर हैं। संपदा कर को इसमें और उपहार कर को जो है अब समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इसको और इसको समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। ये एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस पारितंत्र में बायोमास पिरामिड उल्टा हो सकता है? उल्टा हो सकता है। घास के मैदान का तो सीधा होता है, तालाब का पारितंत्र उल्टा हो सकता है, ठीक है। वन पारितंत्र सीधा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला स्टेटमेंट हो जाएगा। तो तालाब एवं मरुस्थल के बायोमास पिरामिड उल्टे होते हैं और घास के मैदान और वन पारितंत्र के बायोमास पिरामिड जो है सीधे होते हैं। इसलिए उत्तर हमारा सी वाला स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तालाब अगर मरुस्थल होता तो उल्टा होता, तालाब ही है लेकिन, और वन घास के हो गए सीधे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे नियुक्त किया है? इन्हीं को नियुक्त किया है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है उदय उमेश ललित, ऑप्शन नंबर डी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उदय उमेश ललित को देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। 65 वर्ष की आयु होने तक जो है भारत के न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है अपने पद पर बने रहते हैं। और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के लिए कितना है? 62 वर्ष है। 10वां प्रश्न है। UNFCCC यानी COP26 के दौरान लिए गए संकल्प के तहत मीथेन यानी CH4 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? मीथेन के वैश्विक उत्सर्जन को वर्ष 2030 तक वर्ष 2020 के स्तर से 30% तक कम करना है। मीथेन के वैश्विक उत्सर्जन को वर्ष 2030 तक वर्ष 2020 के स्तर से 25% तक कम करना है, 20% तक कम करना है, और चौथे वाले ऑप्शन में है 10% तक कम करना है। कौन सा सही है? देखिए, मीथेन के वैश्विक उत्सर्जन को वर्ष 2030 तक वर्ष 2020 के स्तर से 30% तक कम करना है, पहला वाला ही करेक्ट है।
तो UNFCCC COP26 के दौरान लिए गए संकल्प के तहत मीथेन के वैश्विक उत्सर्जन को वर्ष 2030 तक वर्ष 2020 के स्तर से 30% तक कम करना है। यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा 103 से अधिक देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने किए हैं क्या? बिल्कुल। नंबर 11 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? और जो दिवस हैं ऑप्शन में उनको देखिए और एलिमिनेट करके उत्तर निकालने की कोशिश कीजिए। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, ये तो होगा नहीं। मानवता दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवता दिवस 10 दिसंबर को, ये भी नहीं होगा। विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, यानी उत्तर होगा सी 9 अगस्त। तो आदिवासी आबादी के अधिकारों की रक्षा एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अरविंद घोष की हैं? पुनर्जन्म और कर्म, योग के आधार, आवर ऑफ गॉड, वेदांत। देखिए अरविंद घोष की इसमें जो रचना है वो है योग के आधार, ठीक है। आवर ऑफ गॉड, पुनर्जन्म और कर्म, यानी 1 2 3 हो गई। तो चौथी वाली नहीं है इनकी, चौथी वाली को हटा दीजिए। 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। वेदांत इनकी रचना नहीं है, वेदांत है स्वामी विवेकानंद जी की रचना। योग के आधार वंदे मातरम नामक एक अंग्रेजी अखबार जो आया था 1905 में। भगवत गीता और उसका संदेश, पुनर्जन्म और कर्म, सावित्री एक किंवदंती और एक प्रतीक, आवर ऑफ गॉड, मनुष्य का भविष्य विकास इत्यादि, ये सभी अरविंद घोष की रचनाएं हैं। वेदांत जो है स्वामी विवेकानंद की रचना है, तो चौथा वाला नहीं होगा। चीन का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है संघाई को। तो संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है, और चीन का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। वो किसको कहा जाता है? आनशान मुक्देन को। नंबर 14 पर आ जाइए। स्माइल 75 पहले किस क्षेत्र से संबंध रखती है? ये आदिवासी समुदाय की शिक्षा में सुधार या विधवाओं की आजीविका हेतु चलाया गया अभियान है कोई, निराश्रता और भिक्षावृत्ति की समस्या को दूर करने के लिए है, या फिर वृद्धों को आश्रय और उनके निर्वहन हेतु एक योजना है? स्माइल 75। देखिए स्माइल 75 पहल है वो है निराश्रता और भिक्षावृत्ति की समस्याओं को दूर करने हेतु। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो भारत सरकार के द्वारा निराश्रता और भिक्षावृत्ति की समस्या को दूर करने हेतु स्माइल 75 आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन नामक एक व्यापक योजना बनाई गई है। इस पहल के तहत भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के समग्र पुनर्वास को लागू करने के लिए 75 नगर निगमों की पहचान की गई है। सहरिया ट्राइब भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध रखती है? सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश से। तो सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी और मुरैना जिले में निवास करती है। यह जनजाति कंदमूल और शहद का संग्रह करके अपने जीवन का निर्वाह करती है। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। इनमें से किसी एक की बात हो रही है। यह एक योगी, दृष्टा, दार्शनिक, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे। यहाँ तक तो पहचान करना मुश्किल है। इन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से संसार को ईश्वरीय अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया, अर्थात नव्य वेदांत दर्शन को प्रतिपादित किया। 5 दिसंबर 1950 को पुदुचेरी में निधन हो गया इनका, और ब्रिटिश शासन से छुटकारा पाने के लिए इनकी व्यावहारिक रणनीतियों ने इन्हें भविष्य राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में चिन्हित किया, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में चिन्हित किया। तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसको कहा जाता है? कहा तो राजा राम मोहन राय को भी जाता है, लेकिन यहाँ उत्तर क्या है? कलकत्ता में जन्म 15 अगस्त 1872 को, और अभी 150वीं जयंती इनकी मनाई गई है, ठीक है, 15 अगस्त के अवसर पर, इसलिए न्यूज़ में थे ये। इनका नाम है अरविंद घोष। तो भारत के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2022 को श्री अरविंदो को उनकी 150वीं जयंती पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित की। और अरविंद घोष का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता।
देखिए, अरविंद घोष एक योगी, दार्शनिक, कवि, भारतीय राष्ट्रवादी थे जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से संसार को ईश्वरीय अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया, अर्थात नव्य वेदांत दर्शन को प्रतिपादित किया। 5 दिसंबर 1950 को पुदुचेरी में निधन हो गया अरविंद घोष का। और ब्रिटिश शासन से छुटकारा पाने के लिए अरविंदो की व्यवहारिक रणनीतियों ने उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में चिन्हित किया। तो ऐसे ही प्रश्न एक परिच्छेद के रूप में एग्जाम में पूछ लेते हैं। यूपीपीसीएससी पूछती है, यूपीएससी भी पूछती है। निम्नलिखित विकल्प में से एशिया में कपास के प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं? कपास में अग्रणी है भारत, और चीन भी अग्रणी है, लेकिन सर्वाधिक है भारत। तो भारत चीन ऑप्शन में होने चाहिए। भारत चीन इसमें भी है, इसमें भी है। वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड को हटा दीजिए। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश को हटा दीजिए। पाकिस्तान है अग्रणी देशों में, यानी टॉप 5 में है। इंडोनेशिया नहीं है टॉप 3 में। तो पहला वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है, तो ए है इसका आंसर। तो एशिया में कपास के जो प्रमुख उत्पादक हैं वो हैं चीन, भारत और पाकिस्तान। और भारत जो है विश्व में सबसे अधिक कपास उत्पादक देशों में अग्रणी स्थान रखता है, तो भारत हो गया पहले पर। और भारत के गुजरात राज्य में कपास का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में भी कहाँ पर? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार भारत के किस क्षेत्र में है? क्या है उत्तर इनमें से? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक। तो विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक है। और विंध्य क्रम की परतदार चट्टानों में बलुआ पत्थर मिलते हैं। नंबर 19 पर आ जाइए। ब्लैक नेकेड क्रेन, काली गर्दन वाले सारस सर्दियों के मौसम में तिब्बत और चीन से भारत के किस राज्य में प्रवास करने आते हैं? किस राज्य में आते हैं? ये आते हैं इधर अरुणाचल प्रदेश में। तो काली गर्दन वाले सारस सर्दियों के मौसम में तिब्बत और चीन से भारत के अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग और सागंती में प्रवास करने के लिए आते हैं। और ये जो पक्षी हैं लद्दाख और भूटान में भी पाए जाते हैं। ब्लैक नेकेड क्रेन। प्रवासी मोनार्क तितलियों को IUCN द्वारा रेड लिस्ट में कौन सा दर्जा प्राप्त है? ये जो हैं लुप्त प्राय, यानी इंडेंजर्ड हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो प्रवासी मोनार्क तितलियों को IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय यानी इंडेंजर्ड का दर्जा प्राप्त है। तो सी है ना आंसर। फिर ये थोड़ी ए में तो वुल्नरेबल लिखा था। चलिए, तो 20 प्रश्न थे करंट और GS से संबंधित। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इन सभी प्रश्नों का PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। और जो फ्री वाला टेलीग्राम है सिविल सर्विसेज स्टडी का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।